नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाई स्कूल क्लासेस पर। मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम बिहार बीपीएससी सीरीज के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आज के इस भाग में हम आपको 43वीं बिहार पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1990 में जो आयोजित की गई थी, उसके समान ज्ञान और समान विज्ञान प्रश्न पत्र को उसके व्याख्या सहित आपको बताएंगे। दोस्तों, 43वीं बिहार पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा की इस भाग में आपको हम 50 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो समय की बर्बादी न करते हुए आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला जो प्रश्न है दोस्तों, ये है शोपनवास के लेखक हैं। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों वो है कालिदास, भास, भवभूति और राजशेखर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले संपूर्ण नाटक रचने का श्रेय महाकवि भास को है। शोपनवास भास की प्रमुख रचनाओं में से एक है। यह रचना राजा उदयन और वासवत्ता की कथा पर आधारित है। टी गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों को त्रावणकोर राज से प्राप्त किया था। अभिषेक नाटकम, पंचरात्रम, प्रतिज्ञा, गंध नारायण तथा उरुभंगम इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव तथा रघुवंश की रचना, जबकि भवभूति ने मालती माधव, उत्तरामचरित की रचना की। राजशेखर के प्रमुख ग्रंथ में बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा इत्यादि हैं। इसी के साथ इस व्याख्या से ये मालूम चलता है कि शोपनवास के जो लेखक हैं वो भास हैं, इसलिए सही जवाब है बी, भास। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। ऑप्शन है गिरनार स्तंभ लेख के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुम्फा लेख के साथ और सारनाथ लेख के साथ। इसका जो सही जवाब है वो है हाथी गुम्फा लेख के साथ। आइए इसके व्याख्या देखते हैं। मौर्योत्तर काल में कलिंग में चेदी राजवंश की स्थापना महामेघवाहन ने की थी। महामेघवाहन की तीसरी पीढ़ी ने खारवेल राजा, जिसका वृत्तांत हाथी गुफा शिलालेख में विशद रूप में उल्लिखित है। हाथी गुफा लेख में खारवेल की विजयों एवं उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। वह जैन धर्म की माता अवलंबी था। जूनागढ़ स्तंभ लेख का संबंध रुद्रदामन स्कंदगुप्त से है तथा सारनाथ लेख मौर्य सम्राट अशोक एवं कुमारगुप्त से संबंधित है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। इसके जो ऑप्शन है बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से और जावा सुमात्रा से। और इसकी जो सही जवाब है वो है जावा सुमात्रा से। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त काल के बाद बिहार के साथ ही साथ समूचे भारतीय क्षेत्र ने व्यापारिक उद्देश्य से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की अपनी दोस्ती बढ़ाई, जिनमें इंडोनेशिया में स्थित जावा का सुमात्रा द्वीप महत्वपूर्ण स्थान है। पालवंशी शासक देवपाल 810-850 ईस्वी में बौद्ध मतानुयायी था। उसका जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गौ दान में दिया था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। इसके जो ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त और पाल। और इसके जो सही जवाब है वो है गुप्त। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। इसके जो ऑप्शन है मुसलमान, कुषाण, सिथिनियंस, मुगल। और इसका जो सही जवाब है वो है ए, मुसलमान। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी, जिसकी ख्याति 12वीं सदी तक बनी रही। 11वीं शताब्दी में पाल शासकों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को राजकीय संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया, जिससे नालंदा का महत्व घटने लगा। इस समय तक नालंदा पर तंत्रांग का प्रभाव बढ़ने लगा। अंततः 1193 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। यहाँ के भिक्षुओं की हत्या कर दी गई, पुस्तकालय जला दिए गए।
इस प्रकार की इसकी ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र का दुखद अंत हो गया। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे। इसके जो ऑप्शन है चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चामान, परमार। और इसका जो सही जवाब है चंदेल। सही जवाब है दोस्तों चंदेल। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह बुंदेलखंड का एक प्रमुख नगर था। 9वीं और 12वीं शताब्दी में चंदेल राजपूत शासकों ने इस नगर को विशाल और भव्य मंदिर से सुसज्जित करवाया। उनके द्वारा बनवाए गए 25 मंदिर आज भी विद्यमान है। यहाँ के मंदिर बौद्ध, जैन और हिंदू दोनों ही धर्मों से संबंधित हैं। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ का मंदिर सुप्रसिद्ध एवं बड़ा है। खजुराहो का सबसे श्रेष्ठ मंदिर कंदारिया महादेव का मंदिर है। अन्य मंदिरों में 64 योगिनियों के मंदिर है। गुर्जर, प्रतिहार, चामान और परमार ये सभी राजपूत वंशावली अभी 10वीं और 11वीं सदी में शासन कर रही थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। इसका जो ऑप्शन है देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल और नरेंद्रपाल। इसका जो सही जवाब है वो है धर्मपाल। धर्मपाल इसके सही जवाब है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं। इसका जो ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है दोस्तों ये कर्नाटक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 12वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक में पाए गए। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंतीवन ने 735-756 ईस्वी में की थी। इस साम्राज्य का अंतिम शासक कर्क द्वितीय 972-973 ईस्वी था। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी मान्यखेट थी। आइए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं कल्लड़, बिल्हड़, जननायक और चंद्रवरदाई। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। ये दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। जहाँ इस ग्रंथ में पृथ्वीराज के शौर्य, साहस और वीरता की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। वहीं इसमें पृथ्वीराज के प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है। और जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लेते हैं। आइए दोस्तों इस व्याख्या से यह समझ में आता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक जो हैं वो चंद्रवरदाई हैं, जो उनके दरबारी कवि भी थे। अगला प्रश्न दोस्तों, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। इसका जो ऑप्शन है कुल्ली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल खान और गजपति। इसका सही जवाब है ए कुल्ली कुतुब शाह। आइए दोस्तों इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय उड़ीसा में व्यस्त होने के कारण गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा उसने गजपति नरेश से कृष्णा और गोदावरी के कुछ भाग समर्पित करने को बाध्य किया। इसे क्रोध होकर विजयनगर के सम्राट ने सालाउद्दीन को गोलकुंडा में जीतने के लिए भेजा, जिससे कुतुब शाही सेनाओं की पूरी तरह पराजित कर गोलकुंडा द्वारा अधिकृत पूर्वक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया गया। इस्माइल आदिल शाह बीजापुर का सुल्तान था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला जो प्रश्न था दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है। ऑप्शन है मुबाइन, दीवान, कुरसाडी पर तुर्की संग्रह और बाबरनामा। इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों ए मुबीन। मुबीन जो है दोस्तों इसका सही जवाब है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुगल राज का संस्थापक बाबर एक विद्वान शासक था। तो उसके दरबार में विद्वानों का आदर किया जाता था। उसने फारसी में एक नवीन काव्य शैली अपनाई जिसे मुबैयान कहा जाता है।
तथा उसमें बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है। दीवान बाबर द्वारा रचित तुर्की भाषा की एक कविता संग्रह है। आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। इसका जो ऑप्शन है दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वार और जाजिया। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है होली वार। आइए इसके व्याख्या देख लेते हैं। औरंगजेब एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। इसके द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है धर्म युद्ध। उसका मानना था कि जब तक गैर मुसलमान देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। दारुल हर्ब का अर्थ है गैर मुसलमानी देश। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन और चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है। ऑप्शन है महाराणा प्रताप, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह और राजा रतन सिंह। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति के नाम राणा रतन सिंह था। पद्मिनी की कथा का मुख्य आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ पद्मावत है। पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण पद्मिनी को प्राप्त करना था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। और सही जवाब है दोस्तों वो है कुंवर सिंह, जिन्हें हम वीर कुंवर सिंह के नाम से भी जानने जाते हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा के राजा थे। 1857 के विद्रोह में नेतृत्व में जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रैंड को बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध में कुंवर सिंह घायल हो गए तथा 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। इसका जो ऑप्शन है रामपुर, धीरपुर, हमीरपुर, जगदीशपुर। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है जगदीशपुर। 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1958 तक जगदीशपुर 1857 के विद्रोह का केंद्र था। 11 मई 1857 को मेरठ से आए सिपाहियों का एक दस्ता जमुना पार कर दिल्ली पहुंचा। कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर के समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए। इस तरह सत्ता केंद्र और प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत हुई। यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी तक फैल गया। जगदीशपुर में बड़े बड़े जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने तथा लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तथा बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक उत्तराधिकारी खान बहादुर ने की। आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। ऑप्शन है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और बहुजन समाज। और जिसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है बी, आर्य समाज। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दोस्तों, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? इसका जो ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी और बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसका जो सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन है दोस्तों, इसकी जो व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सुप्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी की यह पहली रचना है। इसके अलावा इनका प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है, जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का संकलन है। रविन्द्रनाथ टैगोर भी बांग्ला साहित्यकार थे। इन्होंने गोरा, गीतांजलि आदि की रचना की। तारकनाथ गंगोपाध्याय बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार थे। इसका जो सही जवाब है दोस्तों है बंकिम चंद्र चटर्जी है।
अगला प्रश्न, 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी, इसका जो ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन की, 1857 की, स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन का, असहयोग आंदोलन की। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है खिलाफत आंदोलन की। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, हो मुंडा विद्रोह हुआ था। हो मुंडा विद्रोह के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों, व्याख्या करेंगे इसकी। आइए पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं और उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन जो है 1620-21 के दौरान, 1720-21 के दौरान, 1820-21 के दौरान और 1920-21 के दौरान। और इसका जो व्याख्या कुछ इस प्रकार है, अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले हो तथा मुंडा लोगों के कंपनी के विरुद्ध 1820-21 में दौरान विद्रोह कर दिया। पुनः इन्होंने 1831 में कंपनी की सेना से टक्कर ली और अंततः 1832 तक यह विद्रोह समाप्त हो गया और इसका दमन कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है सी, पटना। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हमने ये अधिकतम प्रभावित वाला धरपकड़ वाला खत्म किया है और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, 6 जुलाई 1942 के वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। इसकी जो ऑप्शन है राजगोपालचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एनी बेसेंट। और इसके जो सही जवाब है दोस्तों वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। नतीजतन कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की बैठक में 14 जुलाई 1942 को इस आंदोलन के लिए निर्णय किया। इस समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। राजगोपालचारी मद्रास के मुख्यमंत्री रहे और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। जवाहरलाल नेहरू 1929, 36 और 37 आदि वर्षों में कांग्रेस अध्यक्ष रहे और भारत में पहले प्रधानमंत्री बने, जबकि एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है फ्रंटियर गांधी का असली नाम है। इसके जो ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इसका जो सही जवाब है वो है अबुल गफ्फार खान। इनकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। फ्रंटियर गांधी का असली नाम अब्दुल गफ्फार खान था। इन्होंने खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक और नामक एक संगठन का निर्माण किया जो जनता के बीच लाल कुर्ती वाले कहलाते थे। पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है 23 अगस्त 1923 को बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों स्वामी सरदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। अगला जो प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों वो है 1865, 1867, 1885 में और 1887 में। और उसका जो उत्तर है दोस्तों वो है 1885 में। आइए दोस्तों इसकी जो ऑप्शन देख लेते हैं। हुम के प्रयास से वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बंबई में गोकुल दास तेजपाल भवन में इसकी पहली बैठक आयोजित की गई और प्रथम बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। प्रथम बैठक के समय 72 सदस्य उपस्थित थे। हुम को इसका महासचिव बनाया गया। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है निम्न में कौन नामपंथियों में नहीं थे।
इसके जो ऑप्शन है जी के गोखले, RC दास, बाल गंगाधर तिलक, WC बनर्जी। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है बी, बाल गंगाधर तिलक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के सदस्य थे। नरमपंथियों द्वारा अंग्रेजी सरकार से प्रार्थना एवं अनुनय की नीति इन्हें पसंद नहीं थी। इनके अन्य सहयोगी थे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया। इसका जो ऑप्शन है 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। और सही जवाब है ए, 1906 के बाद। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका जो सही जवाब है 1940, 42, 1941, 1943। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सी, 1942। INA का अर्थ इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आजाद हिंद फौज। INA का गठन 19 सितंबर 1942 में हुआ था और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम अध्यक्ष बने। 4 जुलाई 1943 को राष्ट्र बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। एक, इसके जो ऑप्शन है असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता और मिलिट्री कमांडर। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ए, ओहुम और उनके साथियों द्वारा 1883 ईस्वी में कांग्रेस की स्थिति की स्थापना की। एवं ए, ओहुम चूंकि एक सिविल सेवक थे अतः इनकी स्थापना के लिए असैनिक प्रयास कहा जाता है। हुयुम 1881 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की के प्रभाव में आए किंतु बाद में उनके अलग हो गए। वर्ष 1885 में डफरिन के कहने पर ह्यूम ने भारतीय नेताओं को मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और वे इसके पहले महासचिव बने। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई मार्च 1911 में, 1921 में, 1931 में और 1941 में। और ये सही जवाब है दोस्तों 1931 में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को हुई। यह फांसी लाहौर षड्यंत्र केस के कारण दी गई। इन सभी पर अनेक षड्यंत्रों में शामिल होने का आरोप था। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सी, 1931 में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? इसका ऑप्शन है शिवपाल, मदन लाल, खुदीराम, उधम सिंह ने। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों डी जो है इसका सही जवाब है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन डैश की सफलता के बाद हुआ। और इसका जो ऑप्शन है दो, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। और इसका जो सही जवाब है ए, असहयोग आंदोलन। आइए दोस्तों इसके व्याख्या देख लेते हैं। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया। जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था उसी समय चौरी चौरा नामक एक हिंसक कार्यवाही से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उसी के बाद अनेक नेता गांधी जी की इस कार्रवाई से नाराज हो उठे और मोतीलाल और देशबंधु आदि कार्यवाही से नाराज हो उठे और मोतीलाल और देशबंधु आदि नेताओं को कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों, INA की स्थापना हुई बर्मा में, जापान में, सिंगापुर में, इंग्लैंड में। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सी, सिंगापुर में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन सितंबर 1942 में सिंगापुर में हुई थी। कैप्टन मोहन सिंह
इसके प्रथम सेनापति थे। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर शौकत अली और एस सी बोस। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न दोस्तों, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। ऑप्शन है 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है बी, 6 वर्ष की। इसके जो ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक चिखली में हुआ था। इनका उपनाम बाल एवं लोकमान्य था। तिलक ने 1908 में क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों का समर्थन किया, जिसकी वजह से इन्हें बर्मा में मांडले जेल 6 वर्ष के लिए भेज दिया गया। इन्होंने मराठा और केसरी नामक 2 समाचार पत्र निकाले। इन दोनों समाचार पत्रों को इन्होंने अंग्रेजी के शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रतिहीन भावना का बहुत ही आलोचना की थी। ब्रिटिश लेखक सिरोल ने इन्हें अशांति का तत्व भारतीय इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता मानते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। इसके जो ऑप्शन है, ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, दोनों ग्रामीण शहरी क्षेत्र से, और डी है जो पंजाब से। इसका जो सही जवाब है शहरी क्षेत्रों से। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रारंभ में भारत के अधिकतम नेता नरमपंथी स्वभाव के थे, जिसमें महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता प्रमुख हैं। अधिकतर शहरी, क्योंकि इनकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें रोजगार में आना पड़ता था, उन्हें शहरों में आना पड़ता था। बाद में वे वही से भारतीय आंदोलन का हिस्सा बन जाते, और यही कारण है कि सभी नेताओं से शहरों से संबंधित हैं। गांव में शिक्षा का अभाव होने के कारण वहां नेताओं का अभाव रहा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों वो है जमशेदपुर, दरभंगा के, पटना के, मुंगेर के। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है डी, मुंगेर के। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसने दिया? इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई और चेन्नई। इसका सही जवाब है दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है बेंगलोर। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। बेंगलुरु भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी है। बेंगलुरु भारत के सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनियों का हब है। इसी कारण इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत के प्रमुख बेंगलुरु के कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु भारत की सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनी का हब है। इसी कारण इसे भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थान इसरो, इंफोसिस, विप्रो, आईटी कंपनियां का मुख्यालय यही है। इसका जो सही जवाब था दोस्तों वो है बेंगलोर था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के नाम। नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। ऑप्शन जो है वो है क। सही जवाब है 1 और 2 दोनों इसका सही जवाब है दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का मिलन स्थल है। इसका जो ऑप्शन है अन्नईमुडी, नीलगिरी, मल्लगिरी, अन्नामलाई।
अन्नमलाई। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है बी, नीलगिरी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम जो है दोस्तों वो किस राज्य का हिस्सा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। और सही जवाब है दोस्तों तमिलनाडु। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भगवान राम और शिव से संबंधित अनेक मंदिर स्थित हैं। यहाँ पर 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। यहीं पर पाक स्टेट स्थित है जो भारत और श्रीलंका को अलग अलग करता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बोडो निवासी हैं। इसका जो ऑप्शन है गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के और मध्य प्रदेश के। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति भारत के गारो पहाड़ी की निवास करती है। यह मुख्यतः रूप से असम, मेघालय, मिजोरम में पाई जाती हैं। संथाल परगना झारखंड में स्थित है जहां संथाल की जनजाति के रूप निवास करती है। अमेजन बेसिन की मुख्य जनजाति बोरो है, जबकि मध्य प्रदेश में भील, गोंड, बेगा, कोल, कोरवा, कमार आदि जनजातियां मिलती है। जनजातियों की दृष्टि में भारत में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। बोडो जनजातीय बहुभाषीय समुदाय है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहत हिमालय, अरावली। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है बी, शिवालिक। आइए व्याख्या देखते हैं। हिमालय 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है जो एक दूसरे को समानांतर फैली हुई है। पहला जो है दोस्तों ट्रांस हिमालय, यह बृहद हिमालय के उत्तर में केटू चोटी इस हिमालय में पाई जाती है। दूसरा बृहद महान हिमालय, यह ट्रांस हिमालय के दक्षिण में सिंधु नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। माउंट एवरेस्ट चोटी इसी में स्थित है। अगला जो व्याख्या किया गया है दोस्तों, लघु हिमालय का विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में है। इसके मध्य कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी पाया जाता है। अगला जो ऑप्शन है, हिमालय की सबसे दक्षिण और श्रेणी के शिवालिक के नाम विख्यात है। यह हिमालय के अन्य श्रेणियों की तुलना कम ऊंची है। यह हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। इसका जो ऑप्शन है ए है चाय, बी अनाज, सी पेट्रोलियम और डी पेट्रो-रसायन। इसलिए इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है चाय। चाय का उत्पादन भारत का प्रमुख स्थान है। भारत की अपनी जरूरत से अधिक चाय उत्पन्न करता है और उसका निर्यात करता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार किया जाता है। भारत में चाय मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि के राज्य में उगाई जाती है। अनाज उत्पादन में भी भारत की स्थिति बेहतर है। आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सी, केरल। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, आम्र वर्षा है। आमों की बौछार, आम टपकना, बिहार बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम की फसल। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सी, बिहार में बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। आइए दोस्तों इसी तरह चलते हैं अगले प्रश्न तक। अगला जो प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। ऑप्शन है विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, एक ही साथ 2 फसल, अन्य फसल के साथ 1 फसल और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन दिया गया दोस्तों वो है बी। इसका सही ऑप्शन ना बी सही जवाब कहा जा सकता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कृषि में युग्म पैदावार का आशय एक साथ 2 फसल, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, जबकि गेहूं तथा सरसों चना के साथ या सरसों या गेहूं के साथ मटर आदि बोई जाती है जो
एक एवं पैदावार के अंतर्गत आती है। इसमें एक लाइन में एक फसल बोया जाता है तो दूसरी लाइन में दूसरी फसल। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम। प्रश्न काल के समय इसका जो ऑप्शन था, ए बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, दूसरा है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, और अगला जो है बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। आइए दोस्तों इसका जो उत्तर है देख लेते हैं। प्रश्न काल में कोयला उत्पादन बिहार का प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय तथा पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर था। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रथम, ओडिशा द्वितीय तथा झारखंड तृतीय स्थान पर है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र का आरंभ हुआ। इसका जो ऑप्शन है, पाइकारा, भाखड़ा नंगन में, कोयना में और शिव समुद्रम में। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो है पाइकारा, कोयना, भाखड़ा नंगन, शिव समुद्रम में। इसका जो सही जवाब है इसमें इसकी व्याख्या देख लेते पहले। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युतीय संयंत्र का स्थापना वर्ष 1857 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंदापोंग में हुई थी। कावेरी नदी के शिव समुद्रम जल प्रपात पर बिजली परियोजना 1902 में स्थापित की गई। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करने के आधार पर होता है। इसका जो ऑप्शन है, देशांतर रेखा, अक्षांश, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रधान चिन्ह रेखा। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों, डी प्रधान मध्य रेखा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी देश अथवा क्षेत्र विशेष में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर रेखा के स्थानीय समय का पूरा देश अथवा क्षेत्र का समय मान लिया जाता है। ऐसे समय को मानक समय रहते पृथ्वी 0 डिग्री देशांतर पर खींची हुई मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा तो याम्योत्तर तथा ग्रीनिच रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है तथा भारत में 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरा देश स्थानीय समय मान लिया जाता है। आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, माउंट एटना है। इसका जो ऑप्शन है, एक पर्वत शिखर, एक शांत ज्वालामुखी, ऑप्शन है डी एक पठार। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है, ए ज्वालामुखी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में चलने से पहले हम आपसे को बता दें कि इस वीडियो के इस भाग को यहीं विराम करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं और जनरल नॉलेज जो मिल रहा है उसमें कुछ फायदा उठाएं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें, जो भी गलती उसके लिए क्षमा करें दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में।